तो ये है आज की रोमांटिक कहानी जिसकी शुरुआत होती है फारा स्टोन से, जो कि जेल में सजा काट रही है एक ट्रैफिक ऑफेंस के चलते। आज उनके पास आते हैं मिस्टर वेस्ट और वो उसे बताते हैं कि उनके ग्रैंडसन को अनीमिया है। उन्होंने नेशन वाइड सबके ब्लड मैच करवा के देखे, किसी का भी ब्लड सूटेबल नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ब्लड सूटेबल है डोनेशन के लिए। अगर तुम मेरे ग्रैंडसन को अपना खून दोगी तो मैं तुम्हें जेल से जल्दी रिहा करवा दूंगा। ये सुनते ही फारा स्टोन हाँ कर देती है और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन शुरू हो जाता है। अगले ही दिन हम देखते हैं फारा स्टोन को बताया जाता है कि आपकी सजा माफ हो गई है, आप जा सकती है। कपड़े बदल के जब वो जेल से बाहर कदम रखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो याद करती है उसकी बॉयफ्रेंड जिम ने कहा था कि जब तुम जेल से वापिस आओगी तो हम शादी कर लेंगे। इतने में हम देखते हैं वहां पर गाड़ियों के काफिलों पे काफिले आने लगते हैं और तभी एक गाड़ी में होते हैं मिस्टर वेस्ट। वो फारा को बोलते हैं मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ। वो उसे एक प्यारा सा बुके देते हैं और फारा बोलती है आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना किया, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। तो मिस्टर वेस्ट बोलते हैं इन फॉर्मेलिटीज में मत पड़ो, तुमने मेरी ग्रैंडसन की जान बचाई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। इसके बाद मिस्टर वेस्ट उसे ड्रॉप कर देते हैं उसके घर और फरा चली जाती है। लेकिन मिस्टर वेस्ट सोचते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड कितना ही खराब है। जैसे ही फरा अपने घर में एंट्री लेती है तो वो देखती है जिम अपनी बॉस के साथ कोजी कोजी हो रहा है और वो अपनी बॉस को बोलता है आप डाइवोर्स कब ले रही हो, आपने मुझे बोला था कि आप मुझसे शादी करोगी, आपके कारण मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी जेल भेज दिया। ये सुन के फरा को बहुत बुरा लगता है और वो याद करती है 3 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया था और उसने बताया था कि उसने अपनी गाड़ी से किसी को कुचल दिया है, तो उसकी सजा उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था तुम काट लो प्लीज, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, कल से मुझे जॉब ज्वाइन करना है, तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, प्लीज मेरी जगह तुम जेल चली जाओगी। आज फारा स्टोन को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गधी थी, उसने इतनी बड़ी गलती आखिरकार कैसे कर दी। तो वो घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाती है अपने आंसू पोंछते हुए। इतने में देखती है बाहर मिस्टर वेस्ट उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताते हैं कि उनको पहले ही पता लग गया था कि जिम एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे ग्रैंडसन से ही शादी कर लो। फरा सब सुन रही होती है और मिस्टर वेस्ट उसे बताते हैं कि वो सीईओ है वेस्ट कॉप का। हाँ, अभी उसने पूरी तरह से रिकवर नहीं किया है तो उसे थोड़ी मदद चाहिए होती है, लेकिन मुझे पता है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फरा सोच में पड़ जाती है कि इस शहर की वेल्दीएस्ट फैमिली है वेस्ट फैमिली, तो अगर वो इस फैमिली में शादी कर लेती है तो वो कल को जिम से बदला भी ले सकती है, इसलिए वो मिस्टर वेस्ट को हाँ कर देती है। इतने में जिम और लिंडा बाहर आ जाते हैं क्योंकि लिंडा को ऐसा लगा था कि उसने फारा को देखा, लेकिन जिम बोलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर वेस्ट अपने ग्रैंडसन के पास आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनके लिए बीवी ढूंढ ली है। ईजुन मना करते हैं लेकिन फिर भी मिस्टर वेस्ट बोलते हैं मुझे पता है तुम शादी के खिलाफ हो, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, तुम मरते मरते बचे हो, अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास कोई रीजन तो रहना चाहिए ना जिंदा रहने का। तो ईजुन सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं, मैंने और दुख नहीं दे सकता। तो वो ग्रैंडपा को हाँ बोल देते हैं शादी के लिए। इस पे मिस्टर वेस्ट बोलते हैं ये हुई ना बात, तुम्हें पता है ये बहुत ही अच्छी लड़की है, चाहे ये जेल में रही है। लेकिन इतने में ईजुन ग्रैंडपा की बात को वहीं रोक देते हैं और बोलते हैं मुझे इससे अकेले में बात करनी है। इसके बाद वो फारा को बोलते हैं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मुझसे शादी करके मेरा बच्चा पैदा करके तुम इस फैमिली की मालकिन बन जाओगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फारा उन्हें बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, मेरे पास तो बस रहने को जगह नहीं, इसलिए मैं आपसे शादी कर रही हूँ। तो एजन उसे बोलता है तुम चाहे मुझे एक की जगह 100 बच्चे भी दोगी ना तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाला। तो फारा बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नाम के लिए कपल रहेंगे, कभी आपको किसी और से प्यार हो जाए तो आप बता देना, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी। तो एजन बोलते हैं अपनी बात से फिरना मत। तो फरा उन्हें बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, आप रेस्ट कर लो। जब वो बाहर आती है तो मिस्टर वेस्ट पहले ही टेंशन ले रहे होते हैं और उससे आते ही पूछते हैं ईजुन ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला ना। तो फरा बोलते हैं आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद मिस्टर वेस्ट उसे बताते हैं ईजुन काफी टाइम से बेड पर पड़ा हुआ था, तो ऐसी अफवाह है कि ईजुन की मौत हो गई है, तो मैं चाहता हूँ तुम एक कंपनी इवेंट में ईजुन के साथ जाओ ताकि सबको पता लग जाए ईजुन एकदम सही है। इस पर फारा मान जाती है और अगले ही दिन हम देखते हैं ईजुन उस इवेंट में पहुंच जाता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही वो व्हीलचेयर पर बैठ जाता है और उसी गाड़ी से निकलती है फारा स्टोन, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है। आज कुछ ही देर में हम देखते हैं फारा ईजुन को लेकर जा रही होती है और वहां पर जिम और लिंडा भी आ जाती है। जिम की नजर फारा पे पड़ती है और वो लिंडा को बोलता है वो तो फारा है, लेकिन लिंडा वो उसको डांटने लगती है और बोलती है तुम्हें हर जगह वो लड़की क्यों दिखती है, मेरे साथ रह के भी तुम उसका गुणगान करते रहते हो। और अंदर हम देखते हैं फारा जब ईजुन को लेकर आती है पार्टी में, सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं
और बोलते हैं ये तो सही सलामत है। एक लड़की उनके हाथ में डली अंगूठी भी देख लेती है और बोलती है ये क्या इनकी शादी हो गई। दरअसल पार्टी में आने से पहले मिस्टर वेस्ट ने उन दोनों को उनका मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया था और बोला था मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरह ही ट्रीट करना। उसके बाद वो अंगूठियां देते हैं और बोलते हैं इन्हें पहन लो। फरा जल्दी से पहन लेती है लेकिन ईजुन कुछ नहीं करती तो मिस्टर वेस्ट उसे इशारा करते हैं जिस पर फरा उनकी अंगूठी लेकर जल्दी से ईजुन की उंगली में पहना देती है। आज पार्टी में हम देखते हैं फारा ईजुन को एक वीआईपी कमरे में ले जाती है और जिम फिर से अच्छे से देख लेता है कि ये तो फारा ही है, लेकिन उसे पता लगता है आसपास के लोगों से कि वो तो ईजुन की बीवी है। तो जिम सोचने लगता है ये कब हुआ, वो तो जेल में थी, ये मिसेस कॉप कब से बन गई। तो वो बाहर बॉडीगार्ड से अंदर जाने को बोलता है लेकिन बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं देता। तो जिम उसे बताता है कि वो जो लड़की मिसेस कॉप बनी घूम रही है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पता है वो जेल भी गई थी, ऐसी लड़की भला ईजुन की बीवी कैसे बन सकती है। और वहीं अंदर वीआईपी रूम में हम देखते हैं फारा ईजुन का खूब ध्यान रखती है और आसपास बैठे लोग उससे पूछते हैं आखिर ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है। तो ईजुन बताते हैं ये मेरी फियांसे हैं, ग्रैंडपा ने पसंद की है। तो लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दाद देते हैं ग्रैंडपा की पसंद की। उसके बाद फारा से पूछा जाता है तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन फारा बिना शर्माते हुए बोल देती है कि वो किसी रेपुटेटेड फैमिली की बेटी नहीं है, वो तो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। ईजुन भी ये सुनते हैं और सोचते हैं आखिर ग्रैंडपा मेरे लिए ऐसी लड़की क्यों ढूंढेंगे। और बाहर हम देखते हैं जिम गलत गलत चीजें फेलिक्स के दिमाग में डालने लगता है। देर रात को हम देखते हैं जब दोनों घर वापस आते हैं ग्रैंडपा बहुत ही खुश होते हैं। तो ईजुन पूछते हैं आप इतना खुश क्यों हो। तो मिस्टर वेस्ट बताते हैं तुम्हें पता है सारी जगह यही न्यूज है कि ईजुन वापस आ गया है, कल तो मुझे लगता है हमारी कंपनी के शेयर स्काई रॉकेट बनने वाले हैं, अब तो मैं कल घूमने जा रहा हूँ। तो फरा बोलती है आप सच में घूमने जाओगे। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ मैं जाऊंगा, मेरे पीछे से अगर ईजुन तुम्हें तंग कराए ना मुझे बस एक बार कॉल कर देना। अगले दिन हम सुबह देखते हैं कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं होती तो फारा ही स्पॉन्ज बाथ देने के लिए पानी ले आती है। ईजुन जल्दी से अपनी शर्ट बंद कर लेता है और बोलता है स्टाफ कहाँ पर है। तो फारा बोलती है कोई भी नहीं है, मैं ही आपको स्पॉन्ज बाथ करा देती हूँ। लेकिन ईजुन मना कर देता है और फारा बोलती है नहीं, ग्रैंडपा ने बोला है आपका ध्यान रखने को। तो वो जल्दी से टॉवल लेती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन उनकी बॉडी देख के थोड़ा सा शर्मा सी जाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा स्पॉन्ज बाथ करती है और उसके बाद ईजुन बोलते हैं मुझे बेड पर लेटना है। तो फरा उनकी मदद करने लगती है उन्हें बेड पे लेटाने में। तभी बीच में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों के लिप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं कुछ देर के लिए। ये देखकर फरा बहुत ही शर्मा सी जाती है और एकदम से खड़ी हो जाती है। तो ईजुन बोलते हैं क्या हुआ, डर क्यों रही हो। ईजुन उसे अपने पास बिठा लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। कुछ देर के बाद हम देखते हैं फरा किचन में आती है और वो देखती है ब्रेकफास्ट तो रेडी ही नहीं है। तो फेलिक्स उन्हें बताते हैं कि सारा स्टाफ छुट्टी पर गया है और आज से घर का काम आप ही को करना पड़ेगा। तो ये सुनते ही फारा लग जाती है किचन में उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने। और दूसरी ओर हम देखते हैं एड्रियन फेलिक्स को डांट रहे होते हैं कि उन्होंने किससे पूछ के सारे स्टाफ को छुट्टी दी। तो फेलिक्स उन्हें बताते हैं कि फरा का कैरेक्टर ठीक नहीं है, कल पार्टी में उनका बॉयफ्रेंड मिला था और वो बता रहा था ये जेल जाके आई है, इसने किसी को कुचल भी दिया था और अपने बॉयफ्रेंड को बोल रही थी मेरा इल्जाम खुद ले लो। ऐसे कैरेक्टर की लड़की आखिर आपकी बीवी बनने के काबिल कैसे है। तो ईजन भी सोचने लगता है हाँ शायद ये सही कह रहा है, लेकिन फिर भी वो फेलिक्स को ही बोलता है कि सिर्फ घर के काम उसे कराने से कैसे पता लगेगा। तो फेलिक्स बोलता है इतना काम करना पड़ेगा तो अपने असली रंग तो वो दिखा ही देगी ना। ये सुन के ईजुन भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करते और खाने के टेबल पर चले जाते हैं और फारा ने आज उनके लिए बहुत प्यार से नूडल्स बनाए थे। जब ईजुन वो टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और वो खाने लगते हैं और फेलिक्स फारा को 1 मिनट भी खाली नहीं बैठने देते और बोलते हैं बाहर लॉन्ड्री के कपड़े रखे हैं वो आप ही को धोने पड़ेंगे और वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है। ये सुन के फरा चली जाती है कपड़े धोने, वहां पर कपड़ों का ढेर लगा होता है और वो धोना शुरू कर देती है। ईजुन खाना खत्म करने के बाद बोलते हैं खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है ये। तो फेलिक्स बोलता है नहीं सर, आपको भूख ज्यादा लगी होगी इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। इस पर ईजुन बोलते हैं चलो मुझे लेकर चलो जहाँ पर लॉन्ड्री हो रही है। तो वो उन्हें लेकर जाता है और ईजुन फरा को देखकर सोचते हैं ये तो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रही है। तो फेलिक्स बोलते हैं पहला दिन है ना, आज अपने असली रंग नहीं दिखा सकती इसलिए। इसके बाद फेलिक्स ईजुन को लाइब्रेरी ले जाता है। बेचारी फरा एक एक करके सारे कपड़े सुखा देती है और सोचती है अब जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही पलटती है वहाँ पे फेलिक्स खड़ा होता है और बोलता है पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू पोछा करो।
लेकिन फराह बोलती है मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने दो, लेकिन फेलिक्स मना कर देता है। फिर क्या था, फराह लग जाती है साफ सफाई में। साफ सफाई करते बीच में उसे चक्कर सा आने लगता है और उसे याद आता है डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुमने बहुत सारा ब्लड डोनेट कर दिया है, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, यहाँ से डिस्चार्ज के 3 महीने तक तुम कोई भी हैवी काम नहीं करोगी। अभी वो ये सोच ही रही होती है, इतने में उसे चक्कर आ जाता है, वो गिर जाती है। कुछ ही देर में लंच टाइम हो जाता है। फेलिक्स ईजुन को डाइनिंग टेबल पर ले आता है, लेकिन खाना रेडी नहीं होता। तो फेलिक्स ढूंढने लगता है कि आखिर फराह कहाँ गई। इतने में वो देखता है वो तो सोफा पर बैठी है और फराह को थोड़ा होश आ जाता है और वो बोलती है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन फेलिक्स उसकी एक नहीं सुनते और बोलते हैं ये सब ड्रामे हैं, चुपचाप जाकर खाना बनाओ। तो वो बेचारी धीरे धीरे चलकर खाना बनाने जा रही होती है। ईजुन जब उसे इस हाल में देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो फराह को बोलते हैं तुम जाकर आराम कर लो। फराह को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो जाने लगती है आराम करने, लेकिन फेलिक्स उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं ये मासूम सा मत बनो ईजुन के सामने, चुपचाप चलकर खाना बनाओ। तो फराह बोलती है ठीक है मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन ईजुन मना कर देते हैं और बोलते हैं तुम कमरे में जाओ। और वो फेलिक्स को बोलते हैं तुम सारे स्टाफ को वापस बुलाओ। लेकिन फेलिक्स बोलते हैं आप इसकी बातों में मत आओ। लेकिन ईजुन फेलिक्स को ही डांट कर सारा स्टाफ मंगाने को बोलते हैं। फेलिक्स मन ही मन सोचते हैं कि फराह के असली रंग मैं इन्हें दिखा कर रहूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं फराह कॉल पर बात कर रही होती है ग्रैंडपा से और ये बात ईजुन दरवाजे के बाहर से देख रहे होते हैं। उधर ग्रैंडपा फराह से पूछते हैं ईजुन ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। वहीं ईजुन सोच रहे होते हैं आज तो उसने बहुत काम किया है, मेरी तो पक्का कंप्लेंट करेगी। लेकिन फराह बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करती ग्रैंडपा को और बोलती है नहीं वो कैसे मुझे तंग कर सकते हैं। इतने में उसके पेट से आवाज आने लगती है और ग्रैंडपा कहते हैं ये क्या, तुमने आज खाना नहीं खाया। तो वो बोलती दरअसल सुबह से ना मैं रेस्ट ही कर रही थी, बस सो रही थी इसलिए। तो ग्रैंडपा कहते ठीक है अपना ध्यान रखो, सबसे पहले जाकर खाना खाओ। कॉल खत्म हो जाती है और ईजुन को बहुत बुरा लग रहा होता है फराह के लिए और फराह वहां पर बिस्किट रखा होता है उसी को खा रही होती है। ईजुन सोच में पड़ जाता है कि बेचारी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसका करेक्टर क्या सच में क्वेश्चनेबल है जैसा फेलिक्स बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं फराह एक स्टाफ मेंबर के साथ बैठकर डम्पलिंग्स बना रही होती है और वो लेडी फराह को बताती है आज मिस्टर ईजुन का चेकअप है, शायद वो फिर से अपने पैरों पर चलने लगेंगे और ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे। तो फराह मन ही मन सोचती है ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, वो भी उसके बाद जॉब ढूंढ लेगी। इतने में फेलिक्स आकर फराह को बुलाते हैं और एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं उस होटल में जाके मिस्टर ईजुन के कपड़े पिक करके आओ। तो वो वैसा ही करती है और वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ईजुन बोलते हैं फराह कहाँ पर है। तो फेलिक्स बोलते हैं वो शायद कहीं गई है, क्या हम वेट करें उसके लिए। तो ईजुन बोलते हैं नहीं हम खुद ही हॉस्पिटल चलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं फराह एक होटल के कमरे में पहुंचती है जहाँ पर कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और सामने खड़ा होता है जिम। वो उसके पास जाता है और बोलता है अब तुम्हारी शादी ईजुन से हो गई है इसलिए तुम मुझे डिच कर रही हो। तो फराह बोलती अगर ऐसा है तो तुम्हें तो डरना चाहिए कि ईजुन तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो जिम उसे याद दिलाता है तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हें होटल किसने भेजा है। तो वो याद करती है होटल तो उसे फेलिक्स ने भेजा है और फेलिक्स खास आदमी है ईजुन का। वो बोलती क्या ये सब ईजुन ने किया है। तो जिम बोलता हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं मैं तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूं ताकि वो तुम्हें डाइवोर्स दे दे। दूसरी ओर हम देखते हैं ईजुन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए होते हैं और डॉक्टर बताते हैं अब आप बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हो, अगर वो ट्रांसफ्यूजन ना हुआ होता तो आपकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। ईजुन बोलते कौन सा ट्रांसफ्यूजन। तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका ब्लड सैंपल कहीं भी नहीं मिल रहा था, फिर एक लेडी आपको ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो गई थी लेकिन वो जेल में थी, तो आपके ग्रैंडपा ने बोला था अगर वो अपना ब्लड देगी अपनी जान खतरे में डालेगी तो वो उसे जेल से छुड़वा देंगे। ये सुन के ईजुन बोलते आज तक मुझे ग्रैंडपा ने इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो वो डॉक्टर से उसका नाम पूछना चाहते हैं ताकि वो पर्सनली उसे थैंक यू कह सके। तो डॉक्टर बोलते हैं उसका नाम फारा स्टोन है। तो ईजुन ये सुन के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं आज तक उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसने मेरी जान बचाई है। और फेलिक्स भी सोचने लगता है ये कैसे हो गया, मैंने फराह को गलत कैसे समझ लिया। तो वो ईजुन को बताता है हमें होटल चलना होगा, फराह की जान को खतरा है। दूसरी ओर हम देखते हैं जिम तंग कर रहा होता है फराह को। इसी बीच सही टाइम पे ईजुन वहां पर आ जाते हैं और फेलिक्स भी जम के मारता है जिम को और ईजुन सीधा फराह से पूछते हैं तुम कैसी हो। लेकिन फराह बहुत गुस्से में होती है और बोलती है ये सब आप ही ने करवाया है ना। इससे पहले कि ईजुन कुछ बोल पाते फेलिक्स बोलता है मिस्टर ईजुन की कोई गलती नहीं, ये सब मेरा कसूर है। मुझे जिम ने बताया था कि आप उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो और आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। ये सुनते ही ईजुन खड़े हो जाते हैं और फेलिक्स के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरी बीवी अच्छी है या नहीं है वो हम दोनों के बीच का पर्सनल मैटर है, तुम कौन होते हो ऐसा करने वाले। फेलिक्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलते हैं मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। इतने में हम देखते हैं फराह खींच के थप्पड़ लगा देती है जिम को, लेकिन जिम मासूम बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है ये सब फेलिक्स का किया धरा है और वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, अगर मैं न्यूज ना देखता मुझे तो पता ही नहीं लगता तुमने ईजुन से शादी कर ली।
इस पर फरा एक और थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, मुझे बोलने से पहले तुम अपना बताओ, तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना तुम्हारी बॉस के साथ। जिम बोलता है, तुम्हें कैसे पता लगा? इस पर फरा सोचती है, मुझे तो और भी काफी चीजें पता है, लेकिन जब तक मैं प्रूफ इकट्ठा नहीं कर लेती कि वो एक्सीडेंट लिंडा ने करवाया था, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं एजुन अच्छा सबक सिखा रहे होते हैं फेलिक्स को, और फरा बोलती है, बस करो। इस पर एजुन बोलते हैं, इसी कंट्री के बाहर भेज दो हार्ड लेबर के लिए, और जब तक मैं वापस ना बुलाऊं ये वापस नहीं आएगा। इसके बाद वो फारा से भी माफी मांगते हैं, लेकिन फारा बोलती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो एजुन बोलते हैं, मुझे पता लगा तुमने मुझे ब्लड दिया, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तो फारा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप अपने पैरों पे खड़ी होके मैं चाहती हूँ आप अपनी लाइफ अच्छे से जिए, और हाँ, जैसा कि हमने वादा किया था, अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, मैं डाइवोर्स दे दूंगी। लेकिन एजुन बोलते हैं, मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, अब तुम जेल से आजाद हो गई हो और उस लड़के से भी, अब तुम हमेशा मेरी बीवी बनकर रहोगी। ये सुन के फरा को बहुत अच्छा लगता है और एजुन बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपनी बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए? तो फरा बोलती है, नहीं, ये सब मैं खुद संभाल लूंगी। दूसरी ओर जिम मिस लिंडा को बताते हैं कि उनका प्लान फेल हो गया। लिंडा बहुत गुस्से में आ जाती है, तो जिम उसे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, उसने ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि एक्सीडेंट उसने नहीं किया था, वैसे भी अब तो वो एजुन की बीवी है, उसके पास सब कुछ है। इस पर लिंडा बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है आज हम शादी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और जिम सोचता है आज से वो बहुत अमीर हो जाएगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं फरा कुछ डिजाइन्स बना रही होती है, इतने में एजुन उसके कमरे में आकर बैठ जाते हैं और उसे बोलते हैं, ये कमरा छोटा है, तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो। लेकिन वो बोलती है, नहीं ठीक है कमरा, मैं यहीं सो जाऊंगी। ईजुन फिर से कुछ सोचते हैं और बोलते हैं, मेरे ना इस पैरों में पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर है कि अगर मैं अकेला आज सोया और बाथरूम गया तो मैं गिर सकता हूँ। तो फरा को टेंशन हो जाती है, बोलती है, अच्छा ऐसा है, फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। तो ईजुन बोलता है, चलो मुझे रूम तक ले चलो ना प्लीज। तो फरा उसकी मदद करती है और ईजुन बोलता है, वो क्या है? तो फरा बोलती है, ये मेरे डिजाइन है। तो एजुन उसके डिजाइन अपने साथ ले आता है अपने कमरे में, और आकर जब देखता है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है फारा के काम से। फारा बोलती है कि मेरा हमेशा से सपना था कि मेरा खुद का एक ब्रांड हो, मैं एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ। तो ईजुन बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे डिजाइन में इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वो मना कर देती है। तो ईजुन बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नई कंपनी खोल देता हूँ। पर वो उसके लिए भी मना कर देती है और बोलती है, मैं अपने बलबूते पे सब करना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम जिम को देखते हैं, जो लिंडा के घर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि अब दोनों ने शादी कर ली थी। वो उसका बड़ा सा घर देखकर बहुत खुश होता है, इतने में बोलता है, ये कुछ बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। इतने में वहां पे एक नैनी आ जाती है बच्चा लेकर। वो देखकर जिम को तो टेंशन होने लगती है। वो बोलता है, ये तुम्हारा बच्चा है? तो लिंडा बोलती, नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया, ये तो मेरा ग्रैंडसन है। वो खुशी खुशी लेकर आती है अपने ग्रैंडसन को और बोलती है, देखो बेटा, ये है तुम्हारे ग्रैंडपा। और वो जिम को बच्चा थमाकर चली जाती है। जिम बेचारा बच्चे के साथ खड़ा रहता है और बोलता है, मैं इतनी जल्दी ग्रैंडपा भी बन गया। और दूसरी ओर हम देखते हैं एजुन अपनी बहन से बात कर रहा होता है और उसे बोलता है, एक कंपनी खोलो और उसमें मेरी बीवी को हायर करो। उसकी बहन बहुत इम्प्रेस होती है, इतनी जल्दबाजी में उसके भाई ने शादी भी कर ली और वो उसके लिए एक नई कंपनी भी खोल रहा है। एजुन उसे साफ मना करता है कि उसका नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो उसकी बहन बोलती, लेकिन मेरा भी तो लास्ट नेम वेस्ट है, तो उसे पता लग ही जाएगा। तो वो बोलता है, ठीक है, तुम अपना लास्ट नेम छुपा कर रखना उससे। अगले दिन सुबह हम देखते हैं फरा मदद कर रही होती है ईजुन को तैयार करने में, और ईजुन उससे पूछते हैं, अगर मेरे पैर एकदम सही हो गए तो क्या तब भी तुम मेरे लिए ऐसे ही काम करोगी? तो वो बोलती, हाँ हाँ। तो बोलता, अच्छा फिर तो अगर मेरे पैर ठीक हो भी जाएं तो भी तुम मेरे साथ ही सोगी ना? ये सुनते ही फरा शर्मा जाती है और जल्दी से बाहर निकल आती है। और कुछ देर के बाद वो सारी कंपनीज में रिज्यूमे सेंड करने लगती है, और ईजुन उसका ब्रेकफास्ट अंदर ही ले आते हैं और उसे बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। वो उसको बाय करके निकल जाते हैं और सबसे पहले मिलते हैं अपनी बहन हैप्पी से। उसकी बहन बहुत खुश होती है अपने भाई की शादी से, और उसका भाई बोलता है, देखो अपनी भाभी का ध्यान रखना और उसे पता नहीं लगना चाहिए कुछ टाइम तक कि तुम मेरी बहन हो। तो वो बोलती है, जी हजूर, ऐसा ही होगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं फरा को कॉल आती है और उससे पूछा जाता है, आप ही फरा स्टोन हो ना? तो वो बोलती है, हाँ। जिस पर उसे बताया जाता है, मैं मिस हैप्पी हूँ लुमिना कॉप से, मैं आपको जॉब ऑफर करना चाहती हूँ एज ए डिजाइनर। ये सुन के फरा थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, मैंने तो आपकी कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया था। तो मिस हैप्पी बोलती है, दरअसल मुझे किसी फ्रेंड ने तुम्हारा काम भेजा था और तुम्हारा काम तो इतना अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोच लिया मैं तुम्हें ही हायर करूंगी। ये सुन के फरा खुश हो जाती है और इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है उस ऑफिस।
वो ऑफिस बहुत ही बड़ा लग रहा होता है और वो जैसे ही अंदर एंट्री लेती है वो टकरा जाती है मिस हैप्पी से। और मिस हैप्पी जैसे ही उसकी शक्ल दिखती है वो पहचान जाती है, इतनी सुंदर लड़की पक्का मेरी भाभी ही होगी। और वो फरा को बताती है कि मैं मिस हैप्पी हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फरा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोचती है यहाँ की सीईओ इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है, कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। और हैप्पी भी समझ जाती है कि शायद वो ओवर फ्रेंडली हो गई, इस कारण से इसे घबराहट हो रही है। तो वो इसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेती है और उसकी डिजाइन एक एक करके देखती है तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसे पट से कहती है तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। फरा बोलते कल से? तो वो बोलती हाँ, अगर तुम कल नहीं करना चाहती तो ठीक है, तुम बता दो कब करना है। तो फरा कहती नहीं नहीं, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। देर रात को जब इजुन घर आते हैं तो फरा बताती है कि उसे जॉब मिल गई है। इजुन बहुत खुश होते हैं और उसके बाद फरा बोलती है तुम्हें पता है जो उधर की सीईओ है ना वो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली है और पता है उसकी शक्ल ना किसी से मिलती है। तो बोलता अच्छा किससे मिलती है? तो फरा बोलती है तुमसे, बिल्कुल तुम जैसे दिखती है वो। इस पर इजुन थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं और फिर उसे बोलते हैं तुम बिना कुछ भी बोलती हो। उसके बाद इजुन उससे पूछते हैं हमने अभी तक अपनी वेडिंग अनाउंस नहीं की, तुम्हारा क्या इरादा है? लेकिन फरा बोलती है मैं पहले कुछ बन जाना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं वेडिंग अनाउंस करवाना चाहती हूँ। तो इजुन बोलते हैं क्यों, तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम जेल गई थी? तो बोलती हाँ वो बात तो है ही और मैं कुछ अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं फरा की जॉब का पहला दिन होता है और उसकी सीनियर उसे गाइड करती है कि तुम्हें कैसे कैसे सेल्स करनी है। तो वो एकदम समझ जाती है और वो लिसा को बोलती है मैं ध्यान रखूंगी। वो ज्वेलरी अच्छे से रख रही होती है, इतने में हम देखते हैं जिम उसी मॉल में आ जाता है और फरा जैसे ही देखती है वो बोलती है नहीं, मेरा पहला कस्टमर ये नहीं हो सकता। जिम हंसता हुआ अंदर आ जाता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। बोलता है तुमने तो ईजुन से शादी की थी ना, और तुम बेचारी यहाँ पर ऐसे इस हालत में काम कर रही हो। इस पर फरा हंसते हुए उसके बचाने लगती है और बोलती है तुम बताओ तुम्हारी शुगर मम्मी कैसी है? तो जिम उसे बताता है मैंने उससे शादी कर ली है और अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। तो बोलती अच्छा, तो तुम उसके हाउस हस्बैंड बन के रह रहे हो क्या? तो जिम बोलता है तुम ऐसी क्यों बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, उसका पैसा मेरा पैसा है। तो फौरा कहती अच्छा इसका मतलब तुम ये सब खरीद सकती हो? तो बोलता हाँ हाँ ऑब्वियसली खरीद सकता हूँ। वो बोलती फिर ये लो ना, ये खरीद लो। तो वो बोलता हाँ बताओ कितने का है? बोलती बस ज्यादा नहीं, 21 लाख का है। जिम थोड़ा सोचता है कि लिंडा तो उसे मार ही देगी, लेकिन आज उसकी इज्जत का जो सवाल होता है तो वो खरीद लेता है। और साथ में फरा बोलती ये अंगूठी तुम लिंडा को गिफ्ट नहीं करना चाहोगे? तो सोचता है हाँ उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मार ही देगी। और वो अंगूठी भी 80 लाख की होती है। जिम सोच में पड़ा होता है तो फरा कहती है क्यों, तुम्हारी बीवी अलाउ नहीं करेंगी तुम्हें इतना पैसा खर्चने के लिए? तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। इसके बाद वो उसका बिल बनाने ही वाली होती है, लेकिन इतने में नैनी आ जाती है बच्चा लिए। तो फरा बोलती क्या लिंडा का बच्चा भी है? तो नैनी कहती नहीं नहीं, ये तो इसके ग्रैंडपा है। ये सुनते ही उसकी तो हंसी नहीं बंद होती और बोलती ओ ग्रैंडपा, तो अपने ग्रैंडसन के लिए ये गिफ्ट भी ले लो। कुछ ही देर में हम देखते हैं जिम वो सारे तोहफे लेकर पहुंच जाता है लिंडा के पास और लिंडा एक एक करके बिल कैलकुलेट कर रही होती है। और जिम उसे बताता है एक्चुअली में मैंने तुम्हें वेडिंग रिंग नहीं दी थी ना, गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, देखो कितनी सुंदर है, लाओ तुम्हें पहना देता हूँ। लिंडा कुछ नहीं बोल रही होती है, उसके बाद खड़ी होती है और एक जोर का थप्पड़ लगाती है और बोलती है तुमने आज 2 करोड़ खर्च कर दिए, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ों पे उगते हैं? उसके बाद लिंडा अपना गुस्सा शांत करती है और उसे समझाती है तुम अब ग्रैंडपा बन गए हो, थोड़ा तो अकल से काम लो, ऐसे थोड़ा चलेगा। तो जिम बोलता है मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन वो ना फारा ने मुझे चीट किया। तू बोलती क्या, कैसे किया मुझे बताओ। तो कुछ ही देर में हम देखते हैं जिम फारा को लेकर पहुंच जाता है उसी मॉल। और लिसा जैसे ही उन्हें देखती है फारा को बोलती है मैं बॉस को बुला कर लाती हूँ। जिम वहां पर आता है, सामान देता है और बोलता है मुझे रिफंड चाहिए। लेकिन फरा मना कर देती है कि हमारे स्टोर की पॉलिसीज हैं कि हम रिफंड इशू नहीं करते, अगर कोई क्वालिटी इशू है तो बताओ। और वो रिसिप्ट हुई दिखाती है, इस पे साफ साफ लिखा है। लेकिन मिस लिंडा वो रिसिप्ट फेंक देती है और बोलती है तुम ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम्हें पता नहीं है इस मॉल के ओनर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो लिंडा उसे कॉल करने चली जाती है और जैसे ही कॉल करके आती है लिसा बोलती है बॉस यहाँ पर आ गई है। तो लिंडा बोलती देखा मैंने एक कॉल से तुम्हारा बॉस आ गया ना। वो जैसे ही मिस हैप्पी को देखती है वो बोलती है ये कौन है, यहाँ का ओनर तो कोई बूढ़ा सा आदमी था। तो मिस हैप्पी बोलती है कि कल ही उसने ये पूरा मॉल खरीद लिया है। लिंडा सोच में पड़ जाती है ऐसे कैसे हो सकता है, फिर भी वो उसे उल्टा बोलती है। तो मिस हैप्पी बोलती है मेरी एक कॉल से मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करा सकती हूँ। ये सुन के लिंडा को थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो सोचती है कि घर जाके पहले इसका बैकग्राउंड चेक करवाती हूँ फिर ही पंगा लूंगी। तो वो दोनों चुपचाप से वहां से चले जाते हैं और मिस हैप्पी फरा पे बहुत खुश होती है और बोलती है तुमने तो आज बहुत सारी सेल करा दी, तुम तो एकदम बिंदास हो।
तो फरा बताती है दरअसल वो मेरा ना एक्स बॉयफ्रेंड है, तो बस मुझे यहाँ पे चिढ़ाने आया था। तो हैप्पी बोलती ये, तो वो बोलती हाँ, मेरा दिमाग खराब था उस टाइम, पर अब जो मेरा हस्बैंड है ना वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार से रखता है। तो हैप्पी सोचती है थोड़ी और बातें निकलवाती हो अंदर की, और वो बोलती है तुम्हारा हस्बैंड इतना ही अच्छा है तो तुम्हें काम क्यों करने देता है? तो वो बोलती काम करना तो मेरा खुद का डिसीजन था ना, मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो हैप्पी बोलती वैसे तुम्हारा हनीमून हो गया? तो फरा बोलते नहीं, हमारी अभी अभी शादी हुई, हम एक साथ सोए नहीं है। ये सुन के हैप्पी को तो टेंशन होने लगती है कि उसका भाई वाला ऐसे कैसे कर सकता है, शादी होगी और अभी तक साथ सोए नहीं। तो वो सोचती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैसेज करती है अपने भाई को और उससे पूछती है तुम अभी एक साथ सोए नहीं? तो अर्जुन बोलता है तुम्हें कैसे पता लगा? तो हैप्पी कहती मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो अर्जुन को कॉल कर देती है और उसको सुनाने लगती है, और अर्जुन बोलता है ये हमारा प्राइवेट मैटर है और मुझे लगता नहीं है कि वो अभी रेडी है। लेकिन हैप्पी उसे समझाती है रेडी वेडी कुछ नहीं होता, तुम चुपचाप से मेरी भाभी को अपना बना लो, नहीं तो पता लगे वो किसी और के साथ निकल जाए। देर रात शाम को हम देखते हैं फरा मिलने आई होती है ऑफिसर से, और उनको बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस रीओपन करो। तो ऑफिसर बोलते हैं लेकिन वो तो क्लोज हो गया ना। तो फरा उन्हें बताती है दरअसल जो सजा मैंने काटी मैं उस सजा की हकदार नहीं थी, वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया था। तो ऑफिसर बोलते ये तुम क्या बोल रही हो? तो वो बोलती हाँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरा केस रीओपन कर दो। और उन दोनों को वहां पर बैठा देख मिस हैप्पी देख लेती है और उन्हें ऐसा लगता है कहीं वो उसके भाई पे चीट तो नहीं कर रहे, तो वो उन दोनों की फोटो लेकर ईजुन को भेज देती है। ईजुन जैसे ही वो फोटो देखता है उसे तो बहुत गुस्सा आता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। वो एक पल जाने की सोचता है उसके पास, फिर रुक जाता है और फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है मैंने एक फोटो भेजी है, पता लगाओ वो लड़का कौन है। और दूसरी ओर हम देखते हैं उसकी बहन कॉल करती है और उसे छाड़ने लगती है, मैंने बोला था ना उसे अपना बना लो, देखा वो किसी और को डेट कर रही है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भेज रही हूँ, आज जैसे ही भाभी आए उसे अपना बना लेना चुपचाप। देर रात को हम देखते हैं फारा घर आती है तो ईजुन बोलते हैं आज तुम थोड़ा लेट हो गई। तो बोलती हाँ, दरअसल ऑफिस के बाद ना मैं किसी से मिलने गई थी। इतने में ही डोरबेल होती है और एक डिलीवरी ऑर्डर आता है। ईजुन जैसे ही वो पार्सल कलेक्ट करता है वो देखता है उस बैग में हैंड कफ्स होते हैं। वो सोचने लगता है हैप्पी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और इतने में फरा आ जाती है और बोलती है दिखाओ दिखाओ इसमें क्या है, लेकिन वो उसे छुपा लेता है और बोलता है अगर तुम देखोगे ना तुम डर जाओगे। तो फरा बोलती अच्छा ऐसा है तो नो, मेरा और भी मन कर रहा है देखने का, दिखाओ ना क्या है। तो वो उसे दिखा देता है और फरा शर्मा सी जाती है और बोलती है ये क्या, क्या आज रात तुम कुछ करने का सोच रहे हो? तो एजेंट बोलता क्यों, तुम्हें क्या लगता है हमें करना नहीं चाहिए क्या? तो फिर क्या था, देर रात को जब फरा बेड पर बैठी होती है, एजेंट फ्रेश होकर आते हैं और उसके बहुत पास आके उसे किस करने लगते हैं। दोनों एक रात साथ में बिता देते हैं। जब सुबह फरा उठती है तो देखती है एजेंट का फोन बज रहा होता है। तो वो कॉल पिक करती है और वो कॉल उनके असिस्टेंट का होता है जो उन्हें बताते हैं कि कल रात आपकी बीवी मिस्टर जॉन से मिलने गई थी, वो एक ऑफिसर है। जब फरा ये सुनती है उसे समझ नहीं आता कि ईजुन क्या उसका पीछा कर रहे थे। तो जैसे ही ईजुन आती है वो उसे बताती है कि तुम्हारे असिस्टेंट का फोन आया था। तो वो पूछते हैं असिस्टेंट क्या बोल रहा था? तो वो उसे बताती है कि तुमने मिस्टर जॉन को ट्रैक करवाया है। तो अब ईजुन सोचते हैं पूछ ही लेता हूँ, और वो बोलते हैं क्या ईजुन मेरे से ज्यादा स्मार्ट है? तो बोलती नहीं। तो वो बोलते हैं तो क्या ज्यादा पैसे वाला है? तो बोलते नहीं। तो यूजुन बोलता तो तुम उसके साथ डिनर डेट पर क्यों गई थी? और बोलती मैं डिनर डेट पर नहीं गई थी, वो तो एक ऑफिसर है और मैं अपना केस रीओपन करवाना चाहती हूँ इसलिए उनसे मिली थी। तो एजुन बोलते लेकिन वो केस तो क्लोज हो गया ना, तो रीओपन क्यों करवाना है? तो वो उसे बताती है दरअसल वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया था। तो एजुन बोलते क्या, तो वो किसने किया था, जिम ने? तो कहती नहीं, जिम ने तो बस मुझे जाने को बोला था उसकी जगह जेल, लेकिन दरअसल वो एक्सीडेंट किया था लिंडा ने। ये सुनते ही इजुन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलते हैं तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो, आखिर किसी और के बदले तुम जेल कैसे जा सकती हो? लेकिन हम देखते हैं फारा को एक कॉल आती है कि आपका एक पार्सल आया है। लेकिन फारा बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। लेकिन डिलीवरी बॉय बोलता है मैं मॉल के बाहर ही हूँ, आप प्लीज अपना पार्सल ले लो। ये सुन के फारा को लगता है शायद इजुन ने कुछ भेजा होगा। तो वो बाहर जाती है और वो आदमी फोटो देखकर पहचान लेता है ये वही लड़की है। और जैसे ही फारा उसे पार्सल लेती है वो आदमी उसे बेहोश कर देता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं उसकी दोस्त नोटिस करती है फारा बहुत देर से गायब है, और वो ये सब चीजें मिस हैप्पी को फोन करके बता देती है और हैप्पी को टेंशन हो जाती है और वो अपने भाई को इस बारे में बता देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं फरा किडनैप हो चुकी थी और फरा को किडनैप किया था विक्टिम के फादर ने। विक्टिम के फादर बोलते हैं मैंने सोचा था तुम उम्र कैद की सजा काटोगी, लेकिन तुम तो बाहर आ गई। ठीक है, तुम्हें तो सजा मैं ही दूंगा।
लेकिन फराह उन्हें विश्वास दिलाती है कि उस टाइम वो एक्सीडेंट उसने नहीं किया, बल्कि किसी और ने किया। वो ये भी बोलती है वो बीएमडब्ल्यू से एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पास तो जॉब भी नहीं थी, तो आखिरकार मेरे पास बीएमडब्ल्यू कैसे हो सकती है। वो सोच में पड़ जाते हैं और कुछ खास यकीन नहीं करते, लेकिन इतने में वहां पर नाथन आ जाते हैं, जो कि फराह को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं, और उस आदमी को यकीन दिलाते हैं कि ये फराह ने नहीं किया। लेकिन उस आदमी को अभी भी यकीन नहीं आता, तो इतने में वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जो बोलता है तुमने मुझे पहचाना, हमने इस केस को दोबारा से ओपन किया है, हमें पता लग गया है असली मुजरिम फारा नहीं है, कोई और है। सब कुछ ठीक होने के बाद ईजुन फारा से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं सब मेरी गलती है, मैं तो कितना डर गया था। लेकिन फारा बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो वो उसे बताता है कि उसने मॉल के बाहर की सीसीटीवी ट्रैक की और यहाँ तक पहुंच गया। दूसरी ओर हम देखते हैं जिम को, जो कि लिंडा को बताता है कि उसने बंदोबस्त कर दिया है, अब वो केस दोबारा रीओपन होगा ही नहीं, क्योंकि विक्टिम के फादर खुद ही फराह को मार डालेंगे। ये सुन के लिंडा बहुत खुश होती है और उसमें प्यार लुटा रही होती है। लेकिन वहीं जिम के मन में ख्याल आता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं, ये अमीर तो बहुत है, लेकिन इसके मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी इसके बच्चे और ग्रैंडसन्स को मिलेगी, तो मेरा क्या होगा? तो वो उसे बोलते हैं क्या हम बच्चा कर लें? लेकिन लिंडा साफ मना कर देती है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं बच्चा नहीं कर सकती। इतने में ही हम देखते हैं लिंडा को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि फराह को कुछ भी नहीं हुआ है, वो जिंदा है और केस अभी भी रीओपन हो गया है। ये सुनते ही वो सारा गुस्सा उतारने लगती है जिम पर, और जिम सोचता है ऐसा कैसे हो गया। और लिंडा फिर अपने गुस्से को शांत करती है और जिम को एक और मौका देती है और बोलती है तुम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करो और उस केस को चुपचाप से क्लोज करवाओ। और दूसरी ओर हम देखते हैं एजेंट पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और आपस में केस की डिस्कशन करते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलते हैं उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम का कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो पाए कि ये सब लिंडा ने किया था। तो एजेंट बोलते ठीक है, प्रूफ नहीं है तो हम प्रूफ खुद ही बना लेंगे। अगले दिन हम देखते हैं लिंडा को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जिम को वहीं छोड़कर चली जाती है ऑफिस, और उसे पता लगता है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। और ये न्यूज़ जिम को भी मोबाइल में पता लग जाती है और वो भागा भागा पहुंच जाता है उसके ऑफिस। उसके स्टाफ से बात करते हुए स्टाफ बताता है कि दरअसल हमारी शिपमेंट्स डिले हो गई हैं, उसकी वजह से कंपनीज को हम ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए और हमें बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ रही है, और मैम लिंडा के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। और वहीं अंदर हम देखते हैं पुलिस से बातचीत में लिंडा बोलती है मुझे बताओ इस सब के पीछे कौन है, क्या ईजुन है? तो वो बोलते हैं वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप इन सब बैंकरप्सी से बचना चाहती हो और जेल नहीं जाना चाहती तो आप कंपनी बेच दो। लिंडा सोच में पड़ जाती है और सोचती है जेल जाने से तो अच्छा है कंपनी बेच ही देती है, और वो पेपर्स पे साइन कर देती है और सीधा घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है जिम बोलता है तुम कैसे वापस आ गई, तुमने फाइन भर दिया क्या? तो लिंडा बोलती हाँ ऐसा ही समझो, मैंने कंपनी ईजुन को बेच दी। ये सुनते ही जिम गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो वो बोलती कोई बात नहीं, हम कुछ दोबारा से शुरू कर लेंगे। जिम बोलता है तुम 50 साल की हो गई हो, अब क्या शुरू करोगे तुम? तो वो बोलती तुम हो ना, तुम कमा के लाओगे ना, हम हस्बैंड वाइफ जो है। वो बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इस पर लिंडा बोलती है अच्छा सुनो, हमें ना ये घर भी आज ही खाली करना है, एक काम करते हैं तुम कोई रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ लो, वहां चलते हैं। जिम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की थी, मैं कोई तुम्हें पालने नहीं वाला। तो लिंडा कहती अच्छा, तुम्हें ये साथ निभाना तो पड़ेगा, डाइवोर्स तो तुम्हें मैं नहीं दूंगी। जिम सोच में पड़ जाता है और सोचता है मुझे डाइवोर्स हर हालत में चाहिए, मैं अभी भी जवान हूँ और हैंडसम हूँ, कोई अमीर लड़की पटा सकता हूँ। अगले दिन वो अपने दोस्त से सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है और उसका दोस्त उसे एक सलाह देता है और बोलता है अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें डिवोर्स नहीं देती तो तुम उसे जेल भेज दो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पता हो उसके बारे में और तुम्हारे पास प्रूफ हो जिससे उसे उम्र भर की जेल हो जाए, फिर तो तुम्हारा डाइवोर्स हो ही जाएगा। वो सोच में पड़ता है और बोलता है हाँ मेरे पास प्रूफ है। तो उसी दिन शाम को हम देखते हैं जिम और लिंडा घर खाली कर रहे होते हैं और जिम आगे जाने लगता है और लिंडा बोलती मेरा वेट तो करो, इतना भारी सूटकेस है। तो वो बोलता तुम्हारा वेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हें पिक करने पुलिस वाले आ रहे हैं। तो बोलती क्या? तो बोलता हाँ मैंने प्रूफ हैंड ओवर कर दिया है कि वो एक्सीडेंट तुमने ही कराया था। ये सुनते ही लिंडा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरी ओर फराह खाना खा रही होती है ईचुन के साथ बैठकर, इतने में पुलिस ऑफिसर की उसको कॉल आती है जो कि उसे बताते हैं कि लिंडा को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि हमें सारे प्रूफ मिल गए हैं। ये सुन के फराह बोलती इतने जल्दी आप लोगों ने कैसे सबूत जुटाए? तो वो बोलते हैं ये हमारा काम नहीं, ईजुन का काम है। ये सुनते ही फोन रख के वो ईजुन को थैंक यू बोलती है उसका नाम क्लियर करवाने के लिए।
तो ईजुन बोलता है क्या तुम मुझे ऐसा बादशाह सा थैंक यू करोगी। ये सुनते ही वो उसे किस कर देती है और बोलती है अब ठीक है। तो ईजुन बोलता नहीं, मैं बताता हूँ किस कैसे करते हैं। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं और तभी वहां पर ग्रैंडपा आ रहे होते हैं, जो उन्हें इस कदर देखकर जल्दी से पीछे मुड़कर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मिस हैप्पी फरा को सारे ज्वेलरी डिजाइन दिखाती है जो कि उसने बनाए थे और अब रियल लाइफ में बन गए हैं। ये देखकर फरा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो हैप्पी को बार बार थैंक यू बोलने लगती है और मिस हैप्पी बोलती है तुम फिक्र मत कराओ, मैं एक लॉन्च ऑक्शन कराऊंगी जिसमें तुम्हारे सारे डिजाइन पेश करूंगी। ये सुन के फरा को तो यकीन ही नहीं होता। अगले दिन हम देखते हैं मिस हैप्पी फरा के लिए एक ऑक्शन प्लान करती है, जहाँ पे वो ब्रीफ देकर फरा को स्टेज पर बुलाती है और फरा एक एक करके अपने सारे ज्वेलरी डिजाइन के बारे में सब लोगों को बता रही होती है। उसमें से एक लेडी होती है जो फरा को देखकर खोसी जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जब वो जवान होती थी वो बिल्कुल फरा जैसी दिखती थी। और वहीं उनकी एडॉप्टेड बेटी बोलती है, माँ तुम्हें ये डिजाइन बहुत पसंद आए हैं, तुम कहो तो खरीद ले सारे। तो उसकी माँ बोलती है बेटा तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, इतना ही बहुत है। इतने में उनके हस्बैंड भी बोलते हैं डिजाइन तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं, तुम बोलो तो तुम्हारे लिए सब खरीद दूं। तो वो बोलती है ठीक है खरीद दो। तो जैसे ही फरा का ब्रीफ खत्म होता है उसे पता लगता है कि सारे डिजाइन्स बिक गए हैं और वो फैमिली आकर पर्सनली उनसे मिलती है और फरा बोलती है मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आओ आप वीआईपी रूम में आओ, मैं आपको ज्वेलरी के डिजाइन पर्सनली दिखा देती हूँ। कुछ ही देर में हम देखते हैं फरा वो डिजाइन उस लेडी को पहना रही होती है और वो लेडी उससे पूछती है बेटा तुम कितने साल की हो। तो वो अपनी उम्र 23 बताती है। तो वो लेडी सोचती है अगर मेरी बेटी आज मेरे साथ होती तो उसकी उम्र भी इतनी ही होती। फिर वो उससे पूछती है बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिस पर फरा बताती कि उसे नहीं पता, वो तो ऑर्फनेज में पली बड़ी है। ये सुनते ही वो लेडी बोलती है क्या तुम मेरे साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाओगी? फरा को समझ नहीं आता और उस लेडी के हस्बैंड और बेटी भी बोलती है माँ तुम ये क्या कर रही हो? तो वो लेडी बोलती है ये बिल्कुल मेरी तरह लगती है, क्या पता ये हमारी खोई हुई बेटी ही हो। तो उस लेडी की बेटी बोलती है माँ बहुत लोग ऑर्फनेज में पले बड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो सारी आपकी की बेटी है। लेकिन वो लेडी बार बार फरा को बोलती है प्लीज मेरे से डीएनए टेस्ट करवा लो। लेकिन फरा सोचती है ये मेरे पेरेंट्स कहाँ हो सकते हैं, ये तो इतने अमीर है, और वो मना कर देती है। लेकिन उसके मना करते ही वो लेडी गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने तुम्हारी सारी कलेक्शन खरीद ली और तुम मेरे लिए बस एक डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकती। तो फरा सोचती है और बोलती है ठीक है मैम, अगर आप ऐसे चाहती हो तो मैं डीएनए टेस्ट करवा लूंगी। कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं हैप्पी कॉल लगा देती है अपने भाई को और सारी चीजें बता देती है और उसका भाई बोलता है वैसे मैं भी फरा के पेरेंट्स को बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, अगर वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं करवाने देते हैं, उसका कोई नुकसान तो है नहीं। तो उसकी सिस्टर बोलती है ठीक है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं हैप्पी फरा को बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जब डीएनए टेस्ट होगा। तो फरा कहती है ठीक है। उसके बाद हैप्पी इतनी एक्साइटेड होती है और बोलती है तुम्हें पता है तुम्हारे आज की सारी ज्वेलरी तो बिक गई और ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स आने लग गए, मुझे पता था तुम ही हो जो मुझे तरक्की के रास्ते पे लेकर जाओगी। फरा ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और मिस हैप्पी बोलती है मैं आज रात तुम्हारे लिए एक पार्टी थ्रो करने वाली हूँ, तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को भी बुला सकती हो। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं कॉल लगाती हूँ। तो वो कॉल लगा देती है ईजुन को और बताती है कि मिस हैती आज उसके लिए एक पार्टी थ्रो कर रही है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? जिस पर ईजुन बोलते हैं मुझे आज किसी इवेंट पर जाना है। तो बोलते अच्छा लेकिन उस इवेंट पे जाके ज्यादा ड्रिंक मत करना, तुम्हारी हालत अभी एकदम ठीक नहीं हुई। तो बोलता है हाँ हाँ मेरी वाइफ, ऐसा ही करूंगा। देर रात को हम पार्टी में देखते हैं लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि ये लड़की ईजुन की बहन जैसी लग रही है, वो भी तो अब्रॉड पढ़ रही थी, ये भी अब्रॉड से ही आई है और इसका नाम भी हैप्पी है और ईजुन की बहन का भी नाम तो हैप्पी वेस्ट है। और वहीं फरा और हैप्पी को समझ नहीं आता कि लोग क्या गोसिप कर रहे हैं, तो वो लोगों से ही पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोल देते हैं कि तुम ईजुन की बहन हो ना। ये सुनते ही फरा तो देखती ही रह जाती है, जो फरा को पता लगता है कि ईजुन की बहन का नाम भी हैप्पी है और ये भी हैप्पी है। और वहीं हैप्पी फंस जाती है कि अब क्या करूं। लेकिन इतने में वहां पर ईजुन आ जाते हैं और माहौल संभाल लेते हैं और बोलते हैं हाँ ये मेरी ही बहन है। वो सारी सच्चाई फरा को बता देते हैं और मिस हैप्पी भी बोलती है देखो मुझे गलत मत समझना, मैंने कंपनी शुरू करनी थी लेकिन भाई ने तुम्हारे डिजाइन दिखाए जो मुझे बहुत ही पसंद आए, इसलिए मैंने तुम्हें हायर किया। तुम जो भी हो वो अपनी काबिलियत से हो, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं। और ईजुन भी उसे यही समझाता है। फरा उन दोनों को देखकर मान भी जाती है और ईजुन को बोलती है इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार ऐसा कुछ छुपाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन हम देखते हैं शाह फैमिली वेट कर रही होती है फरा का, क्योंकि आज उन्हें डीएनए टेस्ट करवाना होता है। इतने में वो देखते हैं फरा एक आदमी के साथ आ रही है और वो उस आदमी को पहचान जाते हैं कि ये तो ईजुन है।
दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं और फराह अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है। और ईजुन बोलते हैं हमने बहुत ही पहले शादी रजिस्टर करवा ली थी, बस कुछ ही दिनों में हम वेडिंग होस्ट कर रहे हैं। तो मिसेस शॉ बोलती है ये तो अच्छी बात है, अगर तुम मेरी बेटी निकली तो हम वेडिंग तुम्हारे पेरेंट्स के तौर पर अटेंड करेंगे। डीएनए टेस्ट होने के बाद सब लोग बैठकर लिविंग हॉल में बातें कर रहे होते हैं और टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं। और उधर ईजुन अपनी बीवी को बोलते हैं देखो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो भी निकले, लेकिन एक सच है जो कभी नहीं बदलेगा, वो है कि तुम मेरी बीवी हो। इतने में ही हम देखते हैं रिजल्ट आ जाता है और वो फाइल मिसेस शॉ को दी जाती है। और मिसेस शॉ जैसे ही फाइल खोलती है वो देखती है कि फारा तो सच में ही उनकी बेटी है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और बोलती है मुझे पता था, तुम बिल्कुल मेरी तरह लगती हो। ईजुन भी वो फाइल ले लेता है और वहीं मिसेस शॉ अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो उसे अपने घर ले आती हैं। और फरा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी किस्मत एकदम से इतनी अच्छी कब से हो गई। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं फरा और ईजुन की शादी होती है और फरा अपने पापा के साथ स्टेज में बहुत सुंदर लग रही होती है और ईजुन की ओर बढ़ रही होती है। ईजुन की तो मानो फरा से निगाह ही नहीं हट रही होती। तो आज ये दोनों शादी के एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं और देखते देखते एक साल बीत भी जाता है और इन्हें प्यारी सी बेटी भी हो जाती है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।